आज का टॉपिक डिमांड एंड सप्लाई, राइट। ओके, यहाँ पे देखो फर्स्ट जो चीज दिया हुआ है चैप्टर में, एक ओवरव्यू दिया हुआ है, राइट। फर्स्ट वाला पेज में कि ओवरव्यू करना क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। तो डिमांड की तरफ में डिमांड फोरकास्टिंग पहला चीज है। दूसरा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यहाँ से पता चलता है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, राइट। वहां पे आता है दो थ्योरी, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, राइट। फिर हमें क्या देखेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, ये रहा दिया हुआ है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। वहां से चलेंगे डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, वहां से चलेंगे हम लोग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट, राइट। फिर हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। प्राइस, हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस हो गया, इनकम हो गया, क्रॉस इलास्टिसिटी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है। देन एक दूसरा टॉपिक सप्लाई। सिमिलरली विल प्रोसीड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, दिखाई दे रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज एंड इलास्टिसिटी। यस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वहां पे चैप्टर खत्म हो जाएगा, है। चलो ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं है क्या इस चैप्टर में। फाइन, पहले चलते हैं यहाँ पे मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम गवर्न कौन करता है, मार्केट मैकेनिज्म। जैसे कि मैंने लास्ट डे आप लोग को बताया था मार्केट मैकेनिज्म कैसा होता है, व्हाट इज मार्केट मैकेनिज्म। यहाँ पे और एक बार मैं रिकैप करवा दे रहा हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हम लोग का डिमांड कर्व है, एंड दिस वन इज, ये क्या बन गया, ये सप्लाई कर्व डिनोटेड बाय एस एस। एंड दिस इज योर डिमांड कर्व, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, यहाँ पे दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहां से आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। ये बन गया इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज ओरिजिन, ओ पी बार इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, ओ क्यू बार इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हो क्या रहा है, इससे बेसिकली एक कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन हो रहा है मार्केट में, कोई भी एक कमोडिटी का प्राइस इज गेटिंग डिटरमाइंड इन द मार्केट, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड प्राइस मैकेनिज्म। इसको प्राइस मैकेनिज्म बोला जाता है या फिर इसको मार्केट मैकेनिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। एक्स एक्सेस में क्या प्लॉट करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सेस में हम लोग क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई को प्लॉट करेंगे, और वाई एक्सेस में क्या प्लॉट करेंगे,
प्राइस, प्राइस इज प्लॉटेड अलोंग वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस। क्वांटिटी बोले तो उसमें क्वांटिटी, डिमांड और सप्लाई एक साथ आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जो बोला गया है, फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू नोट इज मार्केट सिस्टम इज गवर्न बाय मार्केट मैकेनिज्म। कहीं दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? एकदम बिल्कुल, ये रहा ना, मार्केट सिस्टम इज गवर्न बाय मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म क्लियर है, उसी बेसिस पे मार्केट चलता है, फाइन। हाँ, ये वाला अभी जो मैंने सिखाया, ये वाला, दिस इज मार्केट मैकेनिज्म, दिस इज आल्सो नोन एज प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज मार्केट मैकेनिज्म जो वर्क करता है किस बेसिस पे वर्क करता है, किसके बेसिस पे, किसकी मदद लेके वर्क करता है? इट इज द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे वो वर्क करता है, फाइन। वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई are the forces which makes market economies work. These two together determine the price and quantity sold of a commodity or a service. Clear है? Yes. डिमांड किसकी तरफ से आता है? बायर्स की तरफ से, और सप्लाई सेलर्स, सप्लाई करता है सेलर्स, राइट। तो बेसिकली मार्केट में होता क्या है, डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन होता है, तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं बायर्स और सेलर्स का इंटरेक्शन होता है, एंड दे बाय एंड सेल गुड्स और सर्विसेज, कुछ भी, बट यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग गुड्स, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बोला गया है, बायर्स कंस्टिट्यूट डिमांड, राइट, बायर्स कंस्टिट्यूट डिमांड एंड द सेलर्स कंस्टिट्यूट द सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट, ठीक है, एंड दे टुगेदर डिटरमाइन द प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड ऑफ अ कमोडिटी, क्लियर है। अब बायर्स बोले तो क्या होता है, बायर्स, बायर्स व्हाट डू दे इंक्लूड? कंज्यूमर्स आता है, बिजनेसेस आता है, बिजनेस बोले बिजनेस फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म्स के बारे में जिक्र हो रहा है, गवर्नमेंट भी आ जाता है, क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो बढ़िया। साइज ऑफ द मार्केट क्या डिटरमाइन करता है? तो क्वांटिटी विच बायर्स बाई, बायर्स जितना क्वांटिटी खरीदने का कोशिश खरीदेगा, दैट डिटरमाइंस द साइज ऑफ द मार्केट। समझ आया? क्लियर और नॉट क्लियर? नॉट क्लियर? साइज ऑफ द मार्केट, एक मार्केट का साइज कितना बड़ा है, मतलब मार्केट में एक पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड कितना है, तो डिमांड कौन करेगा? बायर्स करेगा। तो बायर्स की तरफ से जो डिमांड आता है, दैट डिटरमाइंस द साइज ऑफ द मार्केट। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब चलते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड में, ठीक है। डिमांड, डिमांड refers to the quantity of goods or services which buyers are willing and able to purchase at various prices during a given period of time. Clear or not clear? हाँ, so demand और desire दो different concepts है, demand और desire not the same, they are different concepts. Demand is basically what you buy, actually you are buying, है ना, और desire में what you are willing to, विलिंग्स मैंने ये खरीदना है, बट एक्चुअल में शायद मैं नहीं भी खरीद रहा हूँ, मगर खरीदना है, तो देयर इज अ डिजायर, इच्छा, ठीक है, वांट। डिमांड इज डिफरेंट फ्रॉम डिजायर। डिमांड क्या होता है? डिमांड इज वांट बैक्ड बाय परचेसिंग पावर, वाला लिख लो। डिजायर, डिजायर इज इक्वल टू मियर वांट। क्लियर और नॉट क्लियर? डिजायर इज मियर वांट, बट व्हाट इज डिमांड? डिमांड is basically desire backed up by what? Purchasing power. ये क्या हो गया? डिमांड इक्वल टू डिजायर प्लस
परचेजिंग पावर। क्लियर है? तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो यही डिमांड को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे इफेक्टिव डिमांड। इसको बोलेंगे इफेक्टिव डिमांड। क्लियर? दिस डिमांड इज कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड? इफेक्टिव डिमांड। डिजायर को नहीं बोलना है, किसको बोलना है? डिमांड को बोलना है, जिस डिमांड में परचेजिंग पावर मौजूद है। तो जब डिजायर के साथ परचेजिंग पावर जुड़ जाता है, कैपेसिटी, एबिलिटी टू परचेज जब एक इंसान के पास होता है, उसके साथ जब डिजायर भी होता है, तो वो बन जाता है डिमांड। उसी डिमांड को बोला जाता है इफेक्टिव डिमांड। क्लियर? आगे बढ़े। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है दिमाग में, ये जो डिमांड का कॉन्सेप्ट है, इज इट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और अ फ्लो कॉन्सेप्ट? इकोनॉमिक्स में दो तरीके का कॉन्सेप्ट नॉर्मली होता है, वन इज स्टॉक एंड द अदर वन इज फ्लो। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, स्टॉक होता क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट मींस समथिंग, स्टॉक वेरिएबल, वेरिएबल के एस्पेक्ट में मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टॉक वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट गेट्स मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लिख लो, स्टॉक वेरिएबल लिखो। वेरिएबल दो तरीके का पाया जाता है, वन इज स्टॉक, वन इज फ्लो। अब स्टॉक वाला होता है, इट्स अ वेरिएबल विच गेट्स मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो वाला क्या हो जाता है? इट इज अ वेरिएबल दैट गेट्स मेजर्ड over a period of time. This is the basic difference between stock and flow. Flow is measured, flow is a variable that gets measured over a period of time. और stock हो जाता है, it's a variable that gets measured at a particular point of time. समझ आया कि नहीं समझ आया? तो क्वांटिटी डिमांड इस हिसाब से अगर हम लोग सोचने जाएंगे, कोशिश करेंगे अगर सोचने का, तो क्वांटिटी डिमांड किस तरीके का वेरिएबल होता है? इट इज ऑब्वियसली अ फ्लो वेरिएबल। इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो इट बिकम्स अ फ्लो वेरिएबल, राइट? चलो फाइन। यहाँ पे कुछ कुछ चीज है जो जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर टू बी नोटेड। यहाँ पे बोला गया है, दैट इज क्वांटिटी डिमांड इज ऑलवेज मेजर्ड एट अ गिवन प्राइस एंड इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। दोनों चीज हम लोग कर चुके हैं, राइट? क्लियर? आगे बढ़े। अब आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, व्हाट आर द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? क्लियर? क्या कौन कौन सा फैक्टर्स डिमांड को डिटरमाइन करता है, राइट? तो पहला फैक्टर जो है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोल दूं, उसके बाद चीज और आसान हो जाएगी। प्राइस, ठीक है? अब प्राइस बोले तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट? तो यहाँ पे हमें क्या पता है? क्वांटिटी डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है? इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यही निकला क्या? देयर इज inverse relation exists, inverse relationship between price and QD। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यही होता है कि as price of commodity X increases, its quantity demand decreases and vice versa। अगर प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा। दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए? मैं यहीं पे ड्रॉ करता हूं। ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए? दिस इज प्राइस, this is quantity demand and this is the demand curve। ठीक है? और एक कॉन्सेप्ट,
Why is this negatively sloped curve? Because ये नेगेटिवली स्लोप क्यों है? ये जो कर्व है ये नेगेटिवली स्लोप कर्व, इसको क्यों बोला जाता है वही मैं बता रहा हूं। यहाँ पे देखो, suppose this is your variable x, this is your variable y, this is x, this is y, clear? इनिशियली मेरा वैल्यू था से दिस x1 के लिए y सॉरी y1, दिस इज योर y1, y वेरिएबल है, दिस इज योर y1, तो y1 के लिए x का वैल्यू कितना है x1, यू गेट अ पॉइंट हियर ऑन द कर्व। अब अगर y बढ़ता है, सपोज y2 होता है, तो x क्या हो रहा है, तो y जब बढ़ रहा है x का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो ये बेसिकली दिस शोज इनवर्स रिलेशनशिप, दिस शोज इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इनवर्स रिलेशन मतलब इसका मतलब नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, क्लियर और नॉट क्लियर? इसीलिए नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व नीचे की तरफ जाता है। इज इट क्लियर कॉन्सेप्ट? हमेशा जब भी नेगेटिवली स्लोप्ड इनवर्स रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट अगर ग्राफिकली पुट करना है तो कर्व जो होगा हमेशा नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, राइट? अब चलते हैं पॉजिटिवली स्लोप में। सपोज y का वैल्यू है y1, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा x1, राइट? सपोज समहाउ y का वैल्यू बढ़ा, y1 से y2 चला गया, तो x का वैल्यू क्या होगा x1 से x2 बढ़ गया ना। तो यहाँ पे बेसिकली व्हेन y is increases, as y increases x also increases, बढ़ रहा है ना, तो as y increases x also increases, तो it shows what positive relation, this shows positive या फिर direct relation, this is a direct relation। अब डायरेक्ट रिलेशनशिप को जब हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो वो कैसा होगा, इट विल बी पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, क्लियर और नॉट क्लियर? तो जब भी हमें इकोनॉमिक्स में पॉजिटिवली कोई भी कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली अगर दिखाना है, उसको अगर हम लोग प्लॉट करेंगे कर्व में, इट हैज टू बी अपवर्ड वाला कर्व, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट बताना था शेड्यूल, बहुत सारा कॉन्सेप्ट में शेड्यूल का बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, बोला जाता है हमेशा। तो व्हाट इज अ शेड्यूल, व्हाट इज अ शेड्यूल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स? शेड्यूल होता क्या है? सपोज अगर हम लोग देखें क्या डिमांड शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल का मतलब होता है इट्स टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इट्स टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, प्राइस और डिमांड का। प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप क्या होता है, इनवर्स, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, या फिर एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। तो अगर इफ यू वांट टू मेक अ शेड्यूल से, अबे यार ये क्या हो गया, अरे अगर सोचो ऐसा कोई शेड्यूल बनाना है, ठीक है, किसका शेड्यूल बनाना है, डिमांड का शेड्यूल। ये दिस इज प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, दिस प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, ठीक है। क्यूडी मैं लिख देता हूँ, एक्स नहीं लिखता हूँ मैं, क्यूडी लिखता हूँ। तो प्राइस को मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ से 10 20, तो यहाँ पे डिमांड क्या होगा, से 100 था, ये हो गया 75। तो ये जो मैं डेटा प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ टेबल, एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। दिस इज व्हाट, दिस इज टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसी को बोला जाता है डिमांड शेड्यूल। दिस विल बी अ डिमांड, दिस इज ऑफ कोर्स इट इज अ शेड्यूल, बट सिंस यहाँ पे डेटा पता है हमें, या एक तरफ प्राइस है और दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांड है, तो ये बन जाता है अपना डिमांड शेड्यूल। क्लियर और नॉट क्लियर? दिस बिकम्स, दिस इज व्हाट
डिमांड शेड्यूल। क्लियर? अब यही शेड्यूल को अगर ग्राफिकली, कोई भी शेड्यूल को अगर ग्राफिकली प्लॉट किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? graphical representation of schedule gives us graphical representation of schedule gives what? gives curve। तो यही चीज को अगर हम प्लॉट करना चाहे, सोचो दिस वन इज, या यहाँ पे px चला गया, यहाँ पे qd चला गया, यहाँ पे दिस इज 10, दिस इज 20, राइट, दिस इज 75, दिस इज 100, थोड़ा भरा ले लो, ये 100 है, ठीक है। तो एक पॉइंट तुम्हें कहाँ मिलेगी? 10 100 मतलब यहाँ पे कहीं पे मिलेगी, और दूसरा वाला पॉइंट यहाँ कहीं पे मिलेगा, है ना, यही तो होगा। तो इस पर तुम खींचोगी कर्व को तो कुछ ऐसा मिलेगा। तो दिस इज व्हाट? दिस इज डिमांड कर्व। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रेस्पेक्ट में प्लॉट किया गया है ना, दिस बेसिकली गिव्स यू द डिमांड कर्व। क्लियर? तो शेड्यूल से हमें क्या मिला? कर्व मिला। शेड्यूल से हमें कर्व मिला। शेड्यूल इज टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड कर्व इज, कर्व क्या है? उसी शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को अगर हम लोग करेंगे तो उसको बोला जाता है कर्व। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो अब चलते हैं इसमें। लॉ ऑफ डिमांड, ये जो हम लोग यहाँ पे सीखे, दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड, ये वाला, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर और नॉट क्लियर? इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्यूडी। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच का जो इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड। फाइन। यहाँ पे और एक चीज मैं अभी बता देता हूं, डिमांड का जो डिटर्मिनेंट्स होता है सिर्फ प्राइस नहीं होता है, बहुत सारा डिफरेंट फैक्टर्स भी होता है जो डिमांड को डिटरमाइन करता है। अगर हम उन फैक्टर्स को कांस्टेंट पकड़ लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्यूडी, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस इज नॉट द ओनली फैक्टर विच अफेक्ट्स डिमांड, देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकता है, बहुत सारा फैक्टर्स है जो डिमांड को इफेक्ट करता है, डिमांड में चेंजेस ला सकता है। अदर फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट पकड़ ले, प्राइस को नहीं, प्राइस को चेंज करने दो, बट प्राइस के अलावा जितना सारा अदर फैक्टर्स है उनको हम लोग कांस्टेंट पकड़ ले, कांस्टेंट पकड़ के हमें क्या मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा कि प्राइस और क्यूडी के बीच में क्या रिलेशन है। समझ आई बात? प्राइस और क्यूडी के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। और यहाँ पे जो हम लोग अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट पकड़ रहे हैं, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है केटरिस पैरेबस अजम्पशन। इसको बोला जाता है केटरिस पैरेबस अजम्पशन। केटरिस सेटरिस जो भी बोलना है, सेटरिस पैरेबस अजम्पशन, उसमें हम लोग आएंगे थोड़ी देर में, विल कम बैक टू दैट टॉपिक, राइट। अब यहाँ पे देखो एक चीज जानना बहुत जरूरी है, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, ये जो मैकेनिज्म काम करता है, इसके पीछे दो फोर्सेस है, वन इज इनकम इफेक्ट एंड द अदर वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से लॉ ऑफ डिमांड में जो भी चीज होता है वो होता है। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है दैट इज ड्यू टू इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट आई विल कम टू प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये है क्या सेकंड पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब यहाँ पे एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है, व्हाट आर रिलेटेड गुड्स। यहाँ पे देख लो रिलेटेड गुड्स, थोड़ा समझ लो कॉन्सेप्ट मेरे से। रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अब रिलेटेड गुड्स बेसिकली क्या हो जाता है? हाँ वो तो ऑब्वियसली है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, एक मिनट, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई। या फिर मैं बोल सकता हूं
quantity demanded of y is the function of price of x, where 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 x and y are related goods. कुछ समझ आया? x and y are related goods. x and y are related goods. ये क्लियर है और नहीं क्लियर है? x and y are two commodities. x and y are two commodities. बेसिकली अगर प्राइस ऑफ y में कुछ असर चेंजेस आए तो वो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x में भी असर डाल रहा है, उसको चेंज करवा रहा है, या फिर अगर प्राइस ऑफ x में कुछ चेंजेस आए तो y पे भी असर डाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x और y क्या हो गया? इधर दे आर सब्स्टिट्यूट्स और दे आर कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। तो यहाँ से ये समझ आया रिलेटेड गुड्स जो है वो दो तरीके का होता है। नंबर वन सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब थोड़ा देख लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है। क्लियर? सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसा गुड्स होता है? गुड्स विच आर टू बी हाँ, जैसे कि टी एंड कॉफी है ना, टी एंड कॉफी, गुड्स विच आर टू बी विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर टू सैटिस्फाई, लिख लो कहीं पे या फिर कुछ भी, गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर टू सैटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट are called substitute goods like tea and coffee. Clear or not clear? अब इसका अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे तो वो भी देख लो। सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो ग्राफ होता है इट्स समवॉट लाइक दिस, अपवर्ड स्लोपिंग। दिस इज व्हाट, दिस इज डिमांड कर्व ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डीएस। यहाँ पे हम लोग यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बाय प्लॉटिंग द एक्सिस। यहाँ पे जैसे कि हम लोग जब एक्स और वाई एक्सिस में क्या प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस में वी यूज्ड टू प्लॉट प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस तो होगा, एक छोटा सा चेंजेस आएगा, यहाँ पे थोड़ा छोटा चेंजेस, स्लाइट चेंजेस आएगा। यहाँ पे क्यूडी तो होगा, क्वांटिटी डिमांड तो होगा, बट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। यहाँ पे जैसे कि प्राइस ऑफ टी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी, यही चेंजेस आने वाला है। क्लियर और नॉट क्लियर? तो व्हेन यू आर प्लॉटिंग द एक्स एक्सिस, वहां पे घुसेगा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी या फिर कॉफी, वाई एक्सिस में कॉफी या फिर टी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वहां पे घुस जाएगा, वहां पे बस प्राइस और क्यूटी लिखना नहीं है, इधर यू नीड टू इंक्लूड एग्जैक्टली जो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स तुम लोग एग्जांपल के तौर पे वहां पे डालना चाहता है उसका नाम यहाँ पे डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड द कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। अब तुम पूछेगा नहीं सर ये कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ता है, प्राइस ऑफ कॉफी रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ता है, अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ जाए, प्राइस ऑफ कॉफी रिमेनिंग कांस्टेंट, तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफी क्या हो जाएगा? टी becomes costly. If tea becomes costly, coffee becomes cheap, so people will basically have more of coffee. तो अगर जब बेसिकली प्राइस ऑफ टी का बढ़ने की वजह से, प्राइस ऑफ टी बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफी भी बढ़ गया, तो दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। और अभी मैंने क्या समझाया, पॉजिटिव रिलेशन अगर दो वेरिएबल के बीच में एग्जिस्ट करता है इकोनॉमिक्स में, अगर उसको ग्राफिकली प्लॉट करना है तो कर्व कैसे बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। तो डिमांड कर्व ऑफ अ सब्स्टिट्यूट कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर और नॉट क्लियर? Now comes complementary goods. इसका कर्व्स कैसा होगा? इसका भी कर्व वैसे ही ड्रॉ करना है। टी शुगर, यस टी शुगर बिल्कुल हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? डिमांडेड ऑफ कार। Clear or not clear? So if price of petrol increases, what will happen to quantity demanded of car? It will decrease. तो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, therefore the demand curve for a complementary good is always negatively sloped. Clear? Crystal?
Yes. And both are called? Both are called related goods. Both are called related goods, no? चलो नेक्स्ट फैक्टर. व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर? कोई डाउट तो नहीं है? डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? परचेसिंग पावर ऑफ अ बायर इज डिटरमाइंड बाय व्हाट? डिस्पोजेबल इनकम. व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? इनकम लेफ्ट फॉर कंजम्पशन. टैक्स वैक्स पे करने के बाद जो पैसा हाथ में रहता है जिसे तुम अपने कंजम्पशन के पीछे तुम खर्चा कर सकती हो किसी भी तरीके से जैसे तुम चाहो. दैट इज बेसिकली नोन एज डिस्पोजेबल इनकम. क्लियर अनिकेत और नॉट? फाइन. तो डिस्पोजेबल इनकम अगर भर जाता है तो परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा? यहां पे आते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट को. डिस्पोजेबल इनकम इफ इट इंक्रीजेस, what happens to purchasing power? Purchasing power also increases. It should increase, no? And what happens to quantity demand? Quantity demand for a normal good, what will happen? बढ़ जाएगा. normal good. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है normal good. हम पूछेगा सर what is normal good? What are normal goods? Goods whose demand increases as income of the consumer increases. No, not price. जब हम लोग देखेंगे, जब हम लोग इनकम वाला कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे, हाउ डज इनकम इफेक्ट डिमांड, वहां पे गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, वेरियस कैटेगरीज. एक आता है नॉर्मल गुड, दूसरा आता है इंफीरियर गुड, तीसरा आता है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. ठीक है. अब नॉर्मल गुड्स क्या होता है? व्हाट आर नॉर्मल गुड्स? नॉर्मल गुड्स बेसिकली उसका व्हाट इज द फीचर, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जिससे तुमको पता चले कि दिस गुड इज अ नॉर्मल गुड. When income of the consumer increases, demand for that commodity also increases. अगर ऐसा होता है then that commodity is called a normal good. क्या बोला मैंने? अगर कंज्यूमर के इनकम बढ़ेगा तो उसका, अगर उस कमोडिटी को लेके डिमांड बढ़ता है then that commodity is said to be normal good. Clear or not clear? इनकम बढ़ने से मैं ज्यादा खरीद रहा हूँ तो it becomes a normal good for me. Clear? Yes. दूसरा वाला क्या था? इंफीरियर गुड्स. उसमें उल्टा होगा, इनकम बढ़ने से डिमांड घटेगा. तीसरा वाला इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वो क्या होता है? जैसे कि सॉल्ट, क्या इनकम बढ़ने से बहुत खरीदते हो? नहीं. न्यूज़पेपर, पेन्स, सोप, ये सारा चीज हमें लिमिटेड क्वांटिटी में रहता है, लगता है, राइट? इनकम बढ़े या घटे कुछ भी हो, ये ज्यादा इफेक्टेड होता नहीं है. तो बेसिकली इनकम बढ़े या घटे, क्वांटिटी डिमांड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम. इनिशियली थोड़ा बढ़ता है, उसके बाद सेम कांस्टेंट हो जाता है. कुछ समझ आया? तो 3 चीज एक्सप्लोर हो गया. वन इज नॉर्मल गुड का कॉन्सेप्ट, दूसरा वाला इज इंफीरियर गुड का कॉन्सेप्ट, तीसरा वाला इज इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट. क्लियर? ये वाला 3 कॉन्सेप्ट कब आता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम एज डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, इनकम अफेक्टिंग डिमांड. एकदम क्रिस्टल क्लियर? तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? डिस्पोजेबल इनकम जब बढ़ता है तो परचेसिंग पावर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड फॉर नॉर्मल गुड्स बढ़ जाता है. क्लियर? उल्टा होने से क्या हो जाएगा? उल्टा होने से उल्टा होगा, है ना? ये अगर डिक्रीज होता है तो ये भी डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर और नॉट क्लियर? इनकम डिमांड क्या हो जाता है? व्हाट इज इनकम डिमांड? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज इनकम डिमांड? इनकम डिमांड हो जाता है, मैं यहां पे दिखाता हूं तुमको. इनकम डिमांड, इनकम डिमांड इज क्वांटिटी डिमांड इज बीइंग अ फंक्शन ऑफ इनकम. डिमांड और इनकम बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसको बोला जाता है इनकम डिमांड. इनकम, हाउ डज इनकम, चेंज इन इनकम अफेक्ट डिमांड, तो जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ दैट इज इनकम डिमांड. उस समय क्या पता चला? उस समय यही पता चला था कि जब इनकम डिमांड को अफेक्ट करता है, उस नजरिए से अगर देखा जाए तो गुड्स आर ऑफ 3 टाइप्स. वन इज नॉर्मल गुड, सेकंड वन इज इंफीरियर गुड, थर्ड वन इज इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. और ये जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है इसको बोला है दिस रिलेशनशिप इज सेड टू बी व्हाट? दिस सेड टू बी इनकम डिमांड. Clear or not clear? Why is the income of the consumer? Clear? Yes. Normal goods का कुछ example: clothing, household furniture, consumer durables, semi durables, etc. What are durable goods? Consumer durables से याद आया, durable goods होता क्या है?
बता दूं एक बार, ड्यूरेबल गुड्स, हाँ हाँ, ड्यूरेबल गुड्स होता क्या है? गुड्स which are not finished up, लिख लो कहीं पे, गुड्स which are not finished up in single act of consumption are said to be durable goods. अंकित कहाँ हो तुम? बुक मत देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनो, वरना मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, तुम पीछे चले जाओगे। मैं बुक से फिलहाल थोड़ा सा बाहर किसी मैं करवा रहा हूँ। केयरफुली लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। थोड़ा सा मैं अभी किस चीज के बारे में बोल रहा था? ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स इसको बोला जाता है, थोड़ा लिख लो। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स which are not finished up in a single act of consumption. Goods which are not finished up in a single act of consumption are said to be durable goods. Which are not finished up in a single act of consumption. जैसे खाना तुम एक बार खा लिया तो वो खत्म हो गया ना. It can be finished up in a single act of consumption. But if I take the example of a television, तुम एक बार देख लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गया. तुम तो दोबारा third time, fourth time, whenever you want to watch the television, you can watch. So it is a non-durable good, right? And food is a durable good. Why? Food can be finished up in a single act of consumption. एक बार में उसको तुम खत्म कर सकता है. That's why it is called durable. ठीक है? ये देखो यहाँ पे बोला गया है नॉर्मल गुड्स के बारे में. आर यू गेटिंग इट? नॉर्मल गुड्स, राइट? ऑल आर हियर. इंफीरियर गुड्स, ओके. बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है? कुछ समझ आ रहा है? क्लियर? एसेंशियल गुड्स के लिए ये कैसे वर्क करता है? एनी आइडिया? एज इनकम इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड विल आल्सो इंक्रीज. एसेंशियल गुड्स लिख लो कहीं पे, अगर कॉपी करना है लिख लो. लिखा हुआ है, एज इनकम इंक्रीजेस क्यूडी आल्सो इंक्रीजेस. Increase in QD is less than increase in income. As people become rich, they give more importance to durable goods. जितना इनकम बढ़ेगा, इंपॉर्टेंस कौन सा गुड्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता रहेगा कंज्यूमर्स के सामने? ड्यूरेबल गुड्स का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा. जितना तुम ज्यादा कमाएगा, तुम सोचेगा मैं घर लूं या फिर कार लूं. यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोस काइंड ऑफ गुड्स, है ना? एसेंशियल गुड्स तो तब तुमको चाहिए नहीं ना, तुम्हारा तो नीड फुलफिल हो जा रहा है, हो चुका है ऑलरेडी. कुछ समझ आया अंकित और नॉट? इज इट क्लियर? नॉट क्लियर? फिर से बोलूं? मैं ये बोल रहा था कि जो एसेंशियल गुड्स है, एसेंशियल गुड्स, राइट? फॉर एसेंशियल गुड्स इनकम जितना बढ़ेगा, एज इनकम इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज, है ना? बट इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड विल बी लेस देन द इंक्रीज इन इनकम. अगर ऐसा हो, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड लेस देन इंक्रीज इन इनकम, क्वांटिटी डिमांड जो बढ़ता है, एज तुम सोचो अभी तुम 10,000 कमाता है, फिर तुम 50,000 कमाने लगा, फिर 1 लाख कमाने लगा, फिर 2 लाख कमाने लगा, तब क्या तुम एसेंशियल गुड्स खरीदोगे? नहीं खरीदोगे. तुम क्या खरीदोगे? तुम घर खरीदोगे, तुम गाड़ी खरीदोगे. ये सब चीज क्या हो गया? जी सर, ड्यूरेबल गुड्स. वो सभी खरीदोगे ना. इनकम जितना बढ़ेगा, नॉर्मल गुड्स से तुम शिफ्ट कर जाओगे. एज यू अर्न मोर एंड मोर, योर डिमांड फॉर will increase. ड्यूरेबल गुड्स ज्यादा तुम डिमांड करोगे. लग्जूरियस गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, वो भी इंक्रीज करेगा इनकम जितना बढ़ेगा. एज इनकम कीप ऑन इंक्रीजिंग, डिमांड फॉर लग्जूरियस गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, दीज गुड्स विल आल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग. समझ आया कि नहीं समझ आया? अब हम लोग चलते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस. संकेत क्लियर है? फाइन. टेस्ट एंड प्रेफरेंस. सो डिमांड आल्सो डिपेंड्स ऑन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, राइट? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर डिमांड इज ऑब्वियसली डिपेंडेंट. डिपेंड करता है कि नहीं करता है? फाइन. अब वो कैसे डिमांड करेगा? मॉडर्न गुड्स इन फैशन हैव, जो भी गुड्स बहुत ज्यादा मॉडर्न है या फिर जो अभी इन फैशन, हाँ, उसका डिमांड
ज्यादा होगा, और जो भी बैकडेटेड है उसका डिमांड कम होगा. ओल्ड डिजाइन, आउट ऑफ स्टॉक गुड्स, ऑल दोस काइंड ऑफ गुड्स विल हैव लो डिमांड. हाँ, जो जो भी चीज ट्रेंडिंग है, जो भी चीज बिल्कुल विच इज मॉडर्न, विच इज इन फैशन, न्यू, नया चीज, नया ट्रेंड में है, उसका डिमांड ज्यादा होगा, है ना. और जो ट्रेंड में नहीं है, जो आउट ऑफ ट्रेंड है, आउट ऑफ स्टॉक है, पुराना हो चुका है, जो उसका डिमांड कम होगा. सो दिस इज व्हाट दे वांटेड टू से इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. इतना जानने से ही होगा. समझ आया? अब यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑन यूटिलिटी. दिखाई दिया? मिला? अब यहाँ पे देखो बहुत सारे इफेक्ट्स दिया हुआ है. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट है. अब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या हो जाता है? Here what do you do? Here you emulate the consumption behavior of some other people. उसने आईफोन खरीदा, मैं भी इंस्पायर्ड हो गया, मैं भी आईफोन खरीद लिया. तो तुम इम्यूलेट कर रहे, तुम कॉपी कर रहे. हाँ, इम्यूलेट, इंस्पायर, whatever you want to say. You are emulating the consumption pattern or behavior of a particular individual. वो बन जाता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. क्लियर और नॉट क्लियर? अब आता है बैंड वैगन इफेक्ट. व्हाट इज दिस? ये होता क्या है? सपोज कोई कॉलोनी है, कोई टावर है, वहां पे तुम्हारा रिच पीपल लोग रहता है, एक कम्युनिटी है जहाँ पे बिजनेसमैन लोग रहता है, एंड इट इज वेरी फैशनेबल अमंग देम कि हर एक संडे या फिर सैटरडे सुबह वो लोग जाते हैं गोल्फ खेलना. तो तुम भी उस टावर में घर लिया, तो तुम भी इंस्पायर्ड हो गया, तुम भी सैटरडे संडे मॉर्निंग चला गया गोल्फ खेलने. समझ आया कि नहीं समझ आया? पीपल letting their demand get affected by the social class to which they belong to. You also want to show that you belong to a particular social class. तो सैटरडे संडे सुबह उठते हैं और गोल्फ खेलने चला जाता है उन लोग के साथ, just to make sure, just to show that you belong to that class, you belong to that social class, upper class. समझ आया? मैं फिर से बोलता हूँ, people letting their demand get affected by the social class to which they belong, that is known as बैंड वैगन इफेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. तो समझ आया? बैंड वैगन दिख रहा है, ये रहा, यहाँ पे मिल जाएगा पूरा. क्लियर और नॉट क्लियर? नेक्स्ट इज स्नॉब इफेक्ट. यहाँ दिख रहा है. अब स्नॉब इफेक्ट क्या होता है? डिजायर ऑफ पीपल टू बी एक्सक्लूसिव, डिफरेंट. समझ आया? Desire of people to be exclusive, different, and they dissociate themselves from the common herd. सबके पास सैमसंग है, सैमसंग का मोबाइल, तुम क्या क्या, तुम एप्पल खरीद लिया. सबके पास नॉर्मल विंडोज का लैपटॉप है, तुम मैक का ले लिया. सबके पास नॉर्मल होंडा हायुंडई का गाड़ी है, तुम BMW ले लिया. क्लियर? दैट इज सेड टू बी व्हाट? स्नॉब इफेक्ट. Snob effect is a function of what? Consumption of others. ठीक है? It's a function of consumption of others. Exactly. People, they try to be exclusive, they try to be different, they try to dissociate themselves from the common herd. यही मैंने बोला था थोड़ी देर पहले. ठीक है? हाँ? Next is Veblen. What is Veblen effect? Some people think that, कुछ लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं कि अगर कोई कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है तो उस कमोडिटी का जरूर क्वालिटी भी अच्छा होगा. तो वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो लोग कमोडिटी का प्राइस को उसके क्वालिटी के साथ एसोसिएट कर, कंपेयर नहीं, एसोसिएट कर दे रहे हैं, लिंक कर दे रहे हैं. क्या ज्यादा दाम मतलब बढ़िया क्वालिटी होगा और कम दाम मतलब गंदा क्वालिटी का, चीप क्वालिटी का होगा. तो बेसिकली जो लोग ऐसे सोचते हैं, क्या वो लोग वो सस्ता वाला चीज खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, बिकॉज उनके दिमाग में पहले से ही घुस के बैठा हुआ है कि क्योंकि ये सस्ता है तो इसका क्वालिटी वाइज मटेरियल वोंट बी गुड, तो उसको मत खरीदो, तो उसका डिमांड कम हो जाएगा. समझ आया? जो भी हाई प्राइस्ड आइटम्स रहेगा, हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट्स रहेगा, कमोडिटीज रहेगा, पीपल थिंक दोज कमोडिटीज टू बी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, गुड क्वालिटी कमोडिटी प्रोडक्ट्स, हेंस उसकी डिमांड बढ़ जाएगा. समझ आया?
कपड़ा खरीदना है तो इंसान कहाँ जाता है? फुटपाथ से खरीदता है या फिर शॉपिंग मॉल से खरीदता है? कहाँ से खरीदता है? शॉपिंग मॉल से खरीदता है ना। क्यों खरीदता है? शॉपिंग मॉल में तो दाम भी थोड़ा ज्यादा होता है। ऑफ कोर्स, सही बोला। इसीलिए खरीदता है ज्यादा दाम देके, क्योंकि दे आर श्योर दैट द क्वालिटी इज सुपीरियर टू व्हाट इज ऑफर्ड इन समवेयर एल्स। समझ आया अंकित? नहीं समझ आया? आया, आउटस्टैंडिंग। सो ये समझ आया वेबलिन? प्राइस को एसोसिएट किया किससे जा रहा है? क्वालिटी के साथ। प्राइस इज गेटिंग एसोसिएटेड विद क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी इन वेर, कहां पे? वेबलिन इफेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या टॉपिक आता है? कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, इनकम, सप्लाई, बहुत सारा कंडीशंस हो सकता है विच कैन इन्फ्लुएंस द करंट डिमांड। फ्यूचर प्राइस अगर कंज्यूमर को लगे, अब मैं लिखता हूं, देखो इसका आंसर तुम सोचो, मैं बता दूंगा। हाँ, सपोज इफ फ्यूचर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, देन व्हाट हैपेंस? अगर फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी डिमांड। तुम सोच रहे हो क्या आने वाले एक वक्त में, 2-3 महीने के वक्त में, इस कमोडिटी का, कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी, से इट इज कमोडिटी एक्स, कमोडिटी एक्स का प्राइस बढ़ जाएगा, तो प्रेजेंट डिमांड क्या हो जाएगा? प्रेजेंट डिमांड विल ऑफ कोर्स इंक्रीज, बढ़ेगा ना। प्रेजेंट डिमांड बढ़ेगा तो तुम्हारा क्या होगा? उससे डिमांड बढ़ गया। तो दिस इज वन वे ऑफ सेइंग इट। या फिर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ क्या फ्यूचर इनकम अगर सोचते हो क्या बढ़ेगा, इफ यू थिंक योर फ्यूचर इनकम इज गोइंग टू राइज, अगर तुमको लगता है कि फ्यूचर में तुम्हारा इनकम बढ़ने वाला है, तो क्या करेंगे अंकित? क्या करेंगे? क्वांटिटी डिमांड विल ऑल्सो, क्यों डिक्रीज करेगा यार? तुम ज्यादा कमाएगा तो अभी तो उड़ाएगा ना पैसा, नहीं खर्चा करेगा या कंजूसी करेगा? अरे उड़ाएगा यार पैसा, क्यों नहीं उड़ाएगा? तुमको लगता है आज मैं 50 कमा रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ से मेरा सैलरी 1 लाख हो जाएगा, तो खुशी से तुम और पैसा उड़ाओगे, खर्चा करोगे? नहीं करोगे? करोगे ना। यू थिंक योर परचेसिंग पावर विल इंक्रीज नो नेक्स्ट मंथ, तुम और ज्यादा कमाओगे, आने वाले वक्त में 1 लाख से भी ज्यादा कमाओगे, तो खर्चा तो करोगे, है ना। तो डिमांड विल इंक्रीज। क्लियर और नॉट क्लियर? या फिर अगर तुमको लगे, और एक मैं इसका पहलू बोल रहा हूँ, इफ यू थिंक देयर बी शॉर्टेज ऑफ कमोडिटीज ड्यू टू एनी रीजन, शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन फ्यूचर, if you think there will be shortage of goods in future, then what will happen? If there is shortage of goods in future, अगर तुमको लगता है कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स है, वो जो तुमको चाहिए होता है वो उसका कमी हो सकता है, वो कम मिल सकता है, उसका अवेलेबिलिटी सोसाइटी में कम हो सकता है, तो तुम क्या करेगा? प्रेजेंट डिमांड बढ़ा देगा, स्टॉक खरीद के रख देगा ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इज दिस क्लियर? कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। चलो बढ़िया है। सो ये था हमारा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज व्हाट? अदर फैक्टर्स। वेरी नाइस, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या क्या है? साइज ऑफ पॉपुलेशन, पहला पहला कॉन्सेप्ट साइज ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या बोला गया है? इसमें यही बोला गया है कि larger the size of population, what will happen? Larger the size of population of a country or a region, larger would be the number of buyers. Buyers ज्यादा होगा, नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगा। तो हम लोग इससे क्या सीखे? अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा हो, अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा हो तो क्या होगा? नंबर ऑफ, नो, यू नीड टू फॉलो द चेन, यू हैव टू फॉलो द चेन। अगर नंबर ऑफ बायर्स, अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा हो तो नंबर ऑफ बायर्स सोसाइटी में या फिर कंट्री में कुछ भी ज्यादा होगा, तो बेसिकली डिमांड भी ज्यादा होगा। सो साइज ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ फैक्टर विच इफेक्ट्स डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्टर क्या है? एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। यहां पे क्या बोला है, थोड़ा पढ़ लिया जाए इसको। यहां पे बोला गया लार्जर पोर्शन ऑफ पीपल बिलोंग टू ओल्ड एज ग्रुप्स, सो डिमांड फॉर कमोडिटीज which are demanded by old age people will be ज्यादा। ओल्ड एज पीपल को जो चीज चाहिए होता है उसका डिमांड ज्यादा हो जाएगा सोसाइटी में।
वॉकिंग स्टिक्स हो गया, स्पेक्स हो गया, है ना, वट एवर दे यूज, उसका डिमांड ज्यादा होगा। एंड लेस डिमांड फॉर चिल्ड्रन बुक्स, अगर चिल्ड्रन ज्यादा कम हो तो, है ना। क्या अंकित, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? लेस डिमांड फॉर चिल्ड्रन बुक्स, चिल्ड्रंस बुक्स। नहीं घुस रहा है? श्योर घुस रहा है क्या? फाइन। अब हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है अगर पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ज्यादा चिल्ड्रन, दूसरा पहलू, पॉपुलेशन में अगर चिल्ड्रन ज्यादा हो तो क्या होगा। पॉपुलेशन में अगर चिल्ड्रन ज्यादा हो तो फिर डिमांड फॉर टॉयज, बेबी फूड, टॉफीज, दिस विल बी मोर। क्लियर और नॉट क्लियर? इजी है। चलो नेक्स्ट। इफ देयर इज माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ये कौन करेगा? इसको तुम स्किप कैसे कर सकता है? यू हैव टू सी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। If there is migration from rural to urban areas, there will be decrease in demand for goods and services in, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज वहां पे, अरे माइग्रेशन हो रहा है यार, रूरल से आदमी अर्बन में घुस रहा है, शहर, गांव से शहर में घुस रहा है। तो गांव में अगर सोचो सपोज 10 आदमी रहता था, अभी कितना आदमी रह रहा है? 5 जन चला गया, सपोज 10 में से 5 जन आ गया शहर में काम करने, बचा कितना? 5 बचा ना, तो डिमांड भी तो कम होगा, होगा कि नहीं होगा? समझ आया कि नहीं समझ आया? नेक्स्ट। Level of national income and its distribution, right? Level of national income and its distribution. Level of national income is a crucial determinant of market demand. Higher the national income, higher will be the demand. इसको याद रखो. Where is this point? Higher the national income, higher will be the demand. ठीक है? For what kind of goods? For normal goods and services. Clear or not clear? अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द नेशन विल इंक्रीज एंड डिमांड विल आल्सो इंक्रीज। ये कहीं दिख रहा है पॉइंट? ऑफ कोर्स इट्स देयर, ये है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? ईगरनेस, द वांट टू कंज्यूम, कंज्यूम करने का इच्छा, उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी मतलब इच्छा, किसी भी चीज को करने का इच्छा, दैट इज प्रोपेंसिटी, द डिजायर इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज बेसिकली कॉल्ड, इट इज नथिंग बट द डिजायर टू कंज्यूम। ठीक है? वेल्थ ऑफ अ कंट्री अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो फ्यू विल बी वेरी रिच, मेजॉरिटी विल बी वेरी पुअर, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी लेस। ठीक है ना? डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स विल बी लेस। क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट पहलू, इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्वल, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी हाई, इंडिकेटिंग हायर डिमांड फॉर गुड्स। कुछ पूछना है? कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। अब क्रेडिट फैसिलिटी बोले तो क्या, कितनी इजीली एक कंज्यूमर को बैंक से लोन मिल सकता है, दैट इज बेसिकली said to be the credit facility, right? Exactly. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगर क्रेडिट फैसिलिटी अगर इजीली अवेलेबल हो, डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स विल इंक्रीज, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट विल आल्सो इंक्रीज। लो रेट्स में अगर अवेलेबल हो तो बोरोइंग्स विल इंक्रीज, कमोडिटी डिमांड विल इंक्रीज। कुछ समझ आया कि नहीं समझ आया? ये इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट फैसिलिटीज डिटरमाइन दीज थिंग्स। ठीक है? लो इंटरेस्ट रेट्स टू बोरो, therefore demand will be more. Clear or not clear? Next is government policies and regulations. गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन में यहाँ पे
दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट वन बिंग टैक्स पॉलिसी। टैक्स अब पता है ना, दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। व्हाट आर डायरेक्ट टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस विच आर लेविड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी। इनकम के ऊपर जो टैक्स बैठा दिया जाता है या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स बैठा दिया जाता है उसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। इसका और एक पहलू है, क्या पहलू है इसका? लिख नहीं रहा है तुम लोग कहीं भी, इट्स दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर। यस, कॉपी कर लो, यहाँ पे देखो स्क्रीन में मैं लिख दे रहा हूं, डायरेक्ट टैक्स, टैक्स, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन, वेरी गुड, ये बन जाता है इनकम और प्रॉपर्टी। और इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन एक्सपेंडिचर। ठीक है या नहीं? ठीक है अंकित, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा जानना जरूरी है। वन इज इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, वन इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट इंसिडेंस ऑफ टैक्स। क्लियर? व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, व्हाट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स? होता क्या है? इम्पैक्ट ऑफ टैक्स हो जाता है जिसके ऊपर इनिशियली लागू होता है टैक्स, और इंसिडेंस ऑफ टैक्स हो जाता है जो फाइनली टैक्स को पे ऑफ करता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इनकम टैक्स। मैं कहीं पे काम करता हूँ, वहां से मेरा सैलरी, सपोज किसी का भी, कोई बंदे का या बंदी का सैलरी है 1 लाख, तो साल का ही और शी इज अर्निंग 12 lakhs पर एनम, टैक्स को पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। कौन पे करेगा? वही बंदा या फिर बंदी, उसी के सैलरी अकाउंट से कट जाएगा ईयरली। दिस इज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट किस पे गिरा? उसी बंदे पे गिरा। फाइनली गवर्नमेंट किससे ले रहा है? उसी बंदे से ले रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंसिडेंस फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। Impact of tax, incidence of tax in case of direct tax falls on the same person. When I'm talking about direct tax में impact और incidence both fall on the same person. अब हम आते हैं दूसरे पहलू में। मेरे पास एक शॉप है, मैं सामान बेचता हूँ, गाड़ी समझ लो, गाड़ी का शोरूम है। जब मैंने गाड़ी खरीदा था, खरीद के अपने शोरूम में लाया था, क्या मैंने उसका प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बायर को दिया, वो मैन्युफैक्चरर को पे किया था? ऑफ कोर्स, तभी तो मेरे को गाड़ी देगा शोरूम में रखने के लिए। तो वो जब मैंने पे कर दिया उस मैन्युफैक्चरर को, उसने गाड़ी का मॉडल दे दिया, मैंने आके शोरूम में लगा दिया। तो इम्पैक्ट किस पे गिरा स्टार्टिंग में? मेरे पे, क्योंकि शोरूम मेरा है, मैं गाड़ी बेचता हूँ। अब आ गया अंकित को पसंद वो गाड़ी, घूमते घूमते आ गया मेरे शोरूम में एक दिन, उसको गाड़ी पसंद आ गई। उसने क्या किया? उसने पूरा पेमेंट किया, द प्राइस विथ द टैक्स मेरे से खरीद लिया। तो इंसिडेंस किस पे गिरा? इम्पैक्ट स्टार्टिंग में, इम्पैक्ट किस में गिरा था? इंसिडेंस। अल्टीमेटली पे ऑफ कौन किया? समझ आया? इम्पैक्ट इंसिडेंस। क्लियर? when I'm talking about when I'm talking about indirect tax, impact and incidence falls on two different persons. No, indirect tax when I'm talking about indirect tax में दो अलग अलग पर्सन पे फॉल कर रहे हैं। इम्पैक्ट इस पे गिरा तो इंसिडेंस उस पे गिरा, दो डिफरेंट पर्सन में तुम्हारा फॉल करता है। मैं फिर से बोलता हूं, घुसा लो दिमाग में क्लियरली। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्स, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। क्लियर और नॉट क्लियर? When I'm talking about direct tax, impact of tax, incidence of tax falls on the same person. But on the other hand, जब मैं बात करूं indirect tax के बारे में, impact of tax, incidence of tax falls on two different persons.
डायरेक्ट टैक्स में इट इज द टैक्स विच इज लेविड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम, इनकम और प्रॉपर्टी के ऊपर में जो टैक्स थोप दिया बैठा दिया जाता है दैट बिकम्स योर डायरेक्ट टैक्स, और एक्सपेंडिचर के ऊपर में जो टैक्स बैठा दिया जाता है वो बन जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। और एक डिफरेंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि डायरेक्ट टैक्सेस में इंपैक्ट और इंसिडेंस सेम बंदे या बंदी के ऊपर फॉल करता है, और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस वहां पे दो डिफरेंट पर्सन के ऊपर इंपैक्ट और इंसिडेंस फॉल करता है। टैक्स क्लियर? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सब्सिडी। व्हाट इज सब्सिडी? ठीक है, यहां देखो स्क्रीन में सब्सिडी। सब्सिडी का एक शॉर्ट नाम है, इट्स अ 2 letter वर्ड which is called, what is it called? It's called subsidy. It is called cash grants. It is known as cash grants. कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। क्लियर? नॉट क्लियर? कैश ग्रांट, ग्रांट GRANT, grants, cash grants. क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर? फाइन। अब पीछे चलते हैं थोड़ा। यस, तो टैक्स बैठने से प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, है ना। गाड़ी का दाम सपोज था 10 लाख रुपया, उसमें कुछ टैक्स बैठ गया, जो भी 1-2%, जो भी 3%, जो भी टैक्स है, बैठने से प्राइस तो बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइस के साथ तो टैक्स एड हो जाता है, राइट। तो व्हेन टैक्स इज लेविड प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज। अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज। वेरी गुड। सब्सिडी और कैश ग्रांट्स, सब्सिडी अगर बैठ जाएगा, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे देगा तो द क्वांटिटी प्राइस विल, जैसे एलपीजी में मोदी जी ने सब्सिडी दे रहा था ना कुछ साल पहले तक, दे रहा था ना, तो उसका प्राइस तो फॉल किया था। सब्सिडी देने से उसका प्राइस फॉल करेगा, फॉल करेगा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो इससे क्या समझ आया? इससे क्या हम लोग सीखा? कोई भी कमोडिटी में अगर टैक्सेस बढ़ा दिया जाए तो उसका प्राइस विल इंक्रीज, प्राइस विल इंक्रीज, नो, टैक्स बढ़ाने से प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज। एंड ऑन द अदर हैंड कोई भी कमोडिटी में अगर सब्सिडी बिठा दिया जाए, सब्सिडी बैठेगा तो क्या हो जाएगा अंकित? उसका प्राइस विल डिक्रीज होगा एंड इसका क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? अब आता है तुम्हारा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी ऑल्सो अफेक्ट्स डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इतना जानना ही जरूरी है, इससे ज्यादा जान के कोई फायदा है नहीं। अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स, यहाँ पे ये सारा चीज भी थोड़ा सा जानना है। ये सारा चर्चा हम लोग कर लिए, ठीक है। सब्सिडी वब्सिडी सब हो गया, क्लियर? अरे समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? इसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर्स है, जैसे कि वेदर कंडीशन हो गया, बिजनेस कंडीशन हो गया, बिजनेस साइकिल्स हो गया, वेल्थ हो गया, डेप्रेगुमेशन, है ना। कैसा होता है डायग्राम, कैसा होता है? हाँ, कुछ ऐसा होता है ना, सीधा सीधा जाएगा पहले, ये क्या है? ये बूम कहां से हो गया? दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ये है डेप, ये है रेक, ये है बूम, ये है ईशन। कुछ समझ आया? नहीं समझ आया? कुछ समझ आया? एक सेकंड।
ये है ना डायग्राम। यहाँ पे एक चीज बस देना जरूरी है, वो है एक्स और वाई एक्सिस में हम लोग प्लॉट क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस में क्या प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस में हम लोग प्लॉट करेंगे टाइम पीरियड, और यहाँ पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, आउटपुट। ठीक है, बन गया डायग्राम। ये डायग्राम किसका डायग्राम है, हाँ आउटस्टैंडिंग, बिजनेस साइकिल, बहुत नॉलेज है बिजनेस साइकिल। क्लियर है, चलो बढ़िया। बैक टू थ्योरी ऑफ डिमांड। तो इतना सारा चीज समझ आ गया, वेदर कंडीशन, बिजनेस कंडीशन, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, वेल्थ लेवल्स ऑफ एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक क्लास, ग्रुप मेंबरशिप। ऑफ कोर्स मैरिटल स्टेटस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स which can affect demand. Habits of the consumer, right? Habits का एग्जांपल कुछ हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, समझ आया, सोशल कस्टम्स, कन्वेंशन, सेल्समैनशिप, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारा फैक्टर्स है। ठीक है, there are several factors, innumerable number of factors which can affect demand. थोड़ा नोट्स में चलते हैं। तो यहां से अगर हम लोग थोड़ा सा समराइज करें चीज को और थोड़ा सा छोटा करें तो इससे ये समझ आएगा कि क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल थिंग्स। पहले तो था प्राइस, एक एक करके बताओ, एक एक करके फैक्टर्स बताओ, एक एक करके फैक्टर्स बताओ मेरे को। पहला था प्राइस, दूसरा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पीआर, मैं डिनोट कर रहा हूँ पीआर से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट वाई फॉर इनकम। नेक्स्ट टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टीपी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट कंज्यूमर्स फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, पीएफ, कंज्यूमर एक्सपेक्ट, अच्छा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन कर दो, सीई कर दो, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, इनकम, बहुत सारा चीज हो सकता है। नेक्स्ट और भी कुछ था कि नहीं था, हाँ साइज वो तो आएगा ना, साइज ऑफ पॉपुलेशन, अदर फैक्टर्स ओएफ में लिख देता हूँ, अदर फैक्टर्स। नेक्स्ट कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, डॉट 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 वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारा फैक्टर्स है। यस जो भी है, मैं एक एक फैक्टर्स को मैंने उसको पूरा एकदम वो कर दिया। ठीक है, इस चीज को क्या बोला जाता है, दिस थिंग इज कॉल्ड व्हाट, दिस थिंग इज कॉल्ड व्हाट, ये चीज को क्या बोला जाता है, व्हाट इज दिस थिंग नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, हाँ इसको बोला जाता है डिमांड फंक्शन। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। सो व्हाट इज डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन इज बेसिकली अ फंक्शन, मैथ्स में पढ़ा है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन होता है ना, क्या बोलता है, ये में एक्स डालेगा तो y का वैल्यू चेंज होगा, बढ़ेगा घटेगा कुछ भी। यहाँ पे x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये वाला जो डिमांड फंक्शन है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि ये जो क्वांटिटी डिमांड है ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इस सारे के ऊपर वो डिपेंड करेगा। समझ आया, क्लियर और नॉट क्लियर। अब मजे का बात क्या है, अब देख लो, ये है मजे का बात, यहां से लेके जितना सारा फैक्टर्स है इसको मैं क्या पकड़ लूंगा, दीज आर टेकन टू बी कांस्टेंट। ये जो अजम्पशन है, दिस इज एन अजम्पशन, इसको बोला जाता है सेटेरिस पैरिबस अजम्पशन। क्यों लेंगे ये चीज इसलिए हम लोग लेंगे ताकि इसके बीच का रिलेशनशिप हम लोग डिफाइन कर पाए। वी वांट टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन QD एंड P। जस्ट टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन QD एंड P, अदर फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट पकड़ लेंगे।
factors other than price of the commodity are taken to be constant. Why? To see the relationship between price and quantity demand. उससे ये पता चलता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, एंड दिस इज द बेसिक ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. यहाँ से लॉ ऑफ डिमांड स्टेट किया गया है, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है. क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर है अंकित? नॉट क्लियर? क्लियर? हाँ. क्लियर है डिमांड फंक्शन? ठीक है. क्या यहाँ पे देखो डिमांड फंक्शन का वो डेफिनेशन भी दिया हुआ है. डिमांड फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, है ना, that is the dependent variable and its various determinants, that is the independent or explanatory variables. Clear or not clear? यहाँ पे qx भी क्या है, px क्या है, सब दिया हुआ है. y pr में और ज्यादा इसको elaborately बता दिया. ठीक है. This is an example of a demand function, right? qx equal to 45 plus 2y plus 1 whatever, 1 pr minus 2p, जो भी है, we'll come to that later. ठीक है, यहां तक क्लियर है. अब चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड में. राइट क्या लिखा हुआ है? द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड, स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस एट विच इट इज ऑफर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड परचेजर्स. इन अदर वर्ड्स, अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस विद फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस विद राइज इन प्राइस. बेसिकली ये लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट है. प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस अगर घटता है तो डिमांड बढ़ता है. दिस स्टेटमेंट बेस इज नथिंग बट इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. ठीक है, वही यहाँ पे बोला है, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, प्रोवाइडेड दैट ceteris paribus assumption holds good. ये ceteris paribus assumption क्या था? फैक्टर्स अदर देन प्राइस आर टेकन टू बी कांस्टेंट. जो भी दूसरा फैक्टर्स है प्राइस के अलावा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, पेशेंट प्रेफरेंस, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, जितना सारा दूसरा फैक्टर्स है प्राइस के अलावा, वो सारा फैक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट पकड़ लेते हैं. उससे क्या फायदा हमें मिलेगा? उससे यही फायदा मिलेगा, हम लोग प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच का जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप है उसको हम लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे. और हम लोग समझ भी है, समझा भी है. इनफैक्ट वो क्या है, क्या समझा हम लोग? क्या प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप नॉर्मली एग्जिस्ट करता है. तो क्या यहाँ पे एक्सेप्शंस नहीं होता है? ऑब्वियसली होता है, हर एक चीज के एक्सेप्शंस होता है. तो हम लोग एक्सेप्शंस वाला जो पार्ट है वो बाद में उसको भी हम लोग थोड़ा डिस्कवर करेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे डिमांड का बिकम्स पॉजिटिवली स्लोप. पॉजिटिवली स्लोप का मतलब क्या हो गया? प्राइस और डिमांड के बीच में इनिशियली जो इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था वो रूल वायलेट हो जाता है. वो रूल क्या हो जाता है? वायलेट. मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप कुछ जगह पे नहीं काम आता है, वहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप भी देखा जाता है. समझ आया? वो वाला कॉन्सेप्ट चला गया, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. क्लियर? यहां पे दिया हुआ है, देखो, द अदर फैक्टर्स एज्यूम टू बी इक्वल और कांस्टेंट. ये सारा चीज दिया हुआ है. समझ आया? Yes, sir. यहाँ पे देखो बोला गया, if these factors which determine demand undergo a change, then inverse price demand relationship may not hold good. समझ आया? ये क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक क्या दिख रहा है? 1.3.0 बताया था मैंने, डिमांड शेड्यूल क्लास में स्टार्टिंग में. व्हाट इज द शेड्यूल? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को अगर टैबुलरली रिप्रेजेंट किया जाए इट बिकम्स अ डिमांड शेड्यूल. देखो कुछ अलग कुछ मिलेगा नहीं, सेम चीज ही यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ डिमांड शेड्यूल. व्हाट इज द डिमांड शेड्यूल? इट्स अ टेबल. दिख रहा है? इट्स अ टेबल showing the quantities of a good that buyers would choose to purchase at different prices per unit of time. Other factors taken to be constant. Clear or not clear? अब यहाँ पे वो भी तुमको मिल जा रहा है. दिस इज द थिंग. आर यू गेटिंग इट? दिखाई दे रहा है? प्राइस पर कप ऑफ आइसक्रीम्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ आइसक्रीम. अंकित दिखाई दे रहा है? समझ आ रहा है? एनी प्रॉब्लम बताओ तुम मेरे को. एनी प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं समझ आ रहा है? अनक्लियर हो? एनी इश्यूज? पूरा क्लियर है अभी तक कॉन्सेप्ट डिमांड शेड्यूल तक? अब इसी शेड्यूल को ग्राफिकली हम प्लॉट कर दे, क्या मिलेगा? डिमांड कर्व मिल जाएगा. राइट? ये शेड्यूल बहुत लंबा शेड्यूल दिया हुआ है, जैसे कि तुम देख ही सकते हैं यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग.
प्राइस इज डिक्रीजिंग, राइट अंकित? उसकी वजह से क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है? 0 2 4 6 8 10 12, व्हाट इज इट हैपनिंग? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दिस फॉलोज व्हाट? दिस फॉलोज व्हाट डज इट फॉलो? लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या फॉलो कर रहा है? ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शा रहा है? क्या फॉलो कर रहा है? दिस शोज लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड को शो कर रहा है, ठीक है? वेरी गुड। इसमें और कुछ है नहीं, ये वाला पोर्शन में और कुछ है नहीं डिमांड शेड्यूल वाला में। अब चलते हैं 1.3.1। दिख रहा है 1.3.1 स्क्रीन में? दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है बताओ? डिमांड कर्व, फाइन। क्या लिखा हुआ है पढ़ो? व्हाट इज दिस? डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। बताया था मैंने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल। वर्टिकल एक्सिस क्या मेजर करता है? प्राइस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या मेजर करता है? क्वांटिटी ऑफ द गुड डिमांडेड। क्लियर? यहाँ पे हम लोग प्राइस मेजर करेंगे और यहाँ पे वाई एक्सिस में विल प्लॉट क्वांटिटी डिमांड। और यही शेड्यूल को, इसी डेटा को, ये जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, यही डेटा को अगर हम लोग प्लॉट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? डिमांड कर्व। यही चीज यहाँ पे क्या गया है, यही डेटा को यहाँ पे प्लॉट किया है, तो दे हैव डिराइव्ड द डिमांड कर्व। क्लियर और नॉट क्लियर? चलो बढ़िया है। यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट, द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व क्या हो जाता है? माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, चेंज along vertical axis divided by change along horizontal axis. Am I clear or not clear? Negative sign, what does it indicate? Inverse relationship between price and demand. Clear? इसको थोड़ा डिफरेंट कलर में हाईलाइट कर देता हूं। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, हमारा ध्यान कहां गया? यहां गया। दिस इज व्हाट, यहां पे क्या बोला गया है? Demand curve for a good does not have to be a linear or a straight line. It can be curvilinear, meaning its slope may vary along the entire curve. If change in quantity demand does not follow constant proportion, then the demand curve will be non-linear. Very good. कुछ समझ आया क्या? क्या समझ आया? हाँ, सोचो अगर प्राइस, जैसे कि प्राइस मैं 100 से शुरू करता हूँ और 10% करके फॉल करवा रहा हूँ। 100 से फॉल कर रहा है तो 100 के बाद होगा 90, फिर होगा 80, फिर होगा 70, फिर होगा 60, 50, 40, जो भी है, जहां भी रुकना है रुक जाएंगे, ठीक है? अब मैं डिमांड क्या कर रहा हूँ? प्राइसेस फॉलिंग, डिमांड हैज टू इंक्रीज। तो मैं डिमांड को 10 से लेके बढ़ रहा हूँ 10%, तो इसमें भी 10% फॉल आ रहा है, इसमें भी 10% राइज आ रहा है, तो दोनों में एक कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ चेंज हो रहा है। इसमें 10% करके फॉल हो रहा है, यहाँ पे 10% राइज हो रहा है। उस वक्त डेटा को अगर तुम प्लॉट करोगे, यू विल गेट अ लीनियर कर्व। लीनियर मींस अ स्ट्रेट लाइन कर्व, y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होता है ना मैथ्स में। एक लीनियर कर्व तुमको मिलेगा। और कर्व्स कब मिलेगा? कर्वी लीनियर मतलब कर्व्स। व्हेन विल यू गेट अ कर्व? व्हेन विल यू गेट अ कर्व? जब when this change is not happening in a constant proportion. प्राइस पहले गिरा 10%, फिर गिरा 5%, फिर गिरा 3%, क्वांटिटी भी उल्टा पुल्टा नंबर से भर रहा है। पहले 10% भर गया, फिर 15% भर गया, मतलब कांस्टेंट रेट में चेंज नहीं हो रहा है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। उसी डेटा को अगर तुम प्लॉट करने जाओगे, यू विल गेट अ, इट्स अ नॉन लीनियर कर्व, इट्स अ कर्वीलिनियर, यू विल गेट अ कर्व। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर? मार्केट डिमांड, डिमांड दो तरीके का होता है, राइट? है ना? अच्छा, ये वाला थोड़ा सा देख लो, जस्ट हैव अ लुक एट द स्क्रीन। स्केड्यूल, एक सेकेंड, डिमांड स्केड्यूल। हाँ, डिमांड स्केड्यूल,
Demand schedule is of two types, right? Individual demand schedule and market demand schedule. Clear? तो when you are plotting, इसको प्लॉट करोगे तो इससे क्या मिलेगा? इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो आप क्या मिलेगा आपको? इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और इसको अगर ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो आपको मिलेगा मार्केट डिमांड कर्व. Am I clear or not clear? क्लियर है? क्लियर है ये वाला? नेक्स्ट हम लोग एक शेड्यूल बना लेते हैं, राइट? This is price of commodity X, quantity demanded by individual A, quantity demanded by individual B. ठीक है? प्राइस इनिशियली 50 था, अभी हो गया 20. क्वांटिटी डिमांड डिमांडेड बाय इंडिविजुअल ए एट अ प्राइस ऑफ 50 से था 30 यूनिट्स, और ये था तुम्हारा, ये 15 हो गया, बढ़ेगा ना यार, 45 हो गया, 45 ले लो, ठीक है? और क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी, इसको 20 ले लो, और इसका ले लो, घटेगा क्यों? प्राइस इज फॉलिंग, क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज. नो, ये तो फॉल कर रहा है, प्राइस फॉल करेगा, ये और ये दोनों तो बढ़ेगा ना, तो घटेगा. कौन बोला घटेगा? ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा. तो इसका ले लो 45, इसका भी 45 ले लो, ठीक है? इसका ज़्यादा बढ़ रहा है. यहाँ पे अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट डिमांड. क्यूएम डिनोटेड बाय क्यूएम. व्हाट इज क्यूएम? क्यूएम डिनोट्स मार्केट डिमांड. दिस इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड. हॉरिजॉन्टल समेशन में आता हूँ, हॉरिजॉन्टल क्यों? तो बेसिकली ये डेटा को ऐड कर देना है. एट प्राइस 50, एट अ प्राइस ऑफ 50, ए कितना डिमांड कर रहा है? 30 यूनिट्स. बी कितना डिमांड कर रहा है? 20 यूनिट्स. तो दोनों का ऐड करना है. 30 plus 20, that's equal to 50. Clear? At a price of 20, demand by A is 45 and by B is also 45. ठीक है? ये बन गया 45 plus 45, that's equal to 90. Am I clear or not clear? ये क्या? What kind of schedule is this? This schedule is called why market demand schedule? This is a schedule, no? This is not a market demand curve. ये तो tabular representation of data. एक डेटा है. डेटा बोले तो प्राइस और डिमांड के बीच का डेटा, उसको टेबल के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है. तो ये कर्व कैसे बन गया? ये तो शेड्यूल है, बिकॉज शेड्यूल इज द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. अब इसी रिप्रेजेंटेशन, इसी टेबल को अगर ग्राफिकली मैं प्लॉट करूं एक्स और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जहां पे एक्स एक्सिस में हम क्वांटिटी डिमांड लेगा, वाई में हम प्राइस लेगा, और ये कर्व्स को हम प्लॉट करेगा. प्राइस क्यूए, प्राइस और क्यू के प्लॉट करेगा तो क्यूए मिलेगा, डिमांड डीए मिलेगा, डिमांड कर्व. प्राइस और क्यूबी को प्लॉट करेगा तो डीबी मिलेगा. जैसे कि मैं करके दिखा देता हूं. दिस इज QD, दिस इज PX, राइट? प्राइस कितना था? 50 और 20 और 50 से, दिस इज 20 एंड से दिस इज 50. ठीक है? और ये है तुम्हारा 20, 30 से यहाँ पे है 45. ठीक है? अब 50 में है 30, 50 में 30, 30 इज हियर, समवेयर हियर, और 45 समवेयर हियर. ठीक है? इसको ऐड करो. अबे यार बाहर आ गया. क्लियर? तो ये क्या बन गया? ये बन गया DA, डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल ए. एम आई क्लियर और नॉट क्लियर?
सेकंड हम लोग ड्रॉ करते हैं डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल बी। इंडिविजुअल बी का कैसे मिलेगा, सेम तरीके से मिलेगा। पहले हम लोग 50 के साथ 20 को प्लॉट करो, 50 के साथ 20, यहाँ एक पॉइंट आएगा, और 20 के साथ 45, 20 के साथ 45 मतलब यहीं पे एक पॉइंट आएगा, तो ज्वाइन कर दो। क्लियर? सो दिस इज बेसिकली डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल बी डिनोटेड बाय डीबी। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? अब हम लोग चलेंगे मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे हम लोग मार्केट डिमांड में, ये प्राइस व्हेन प्राइस इज 50 विल बी प्लॉटिंग 50 अगेंस्ट 50, व्हेन प्राइस इज 20 20 अगेंस्ट 90। लेकिन यहाँ पे हम लोग 50 कहीं लिए नहीं है, यहाँ पे 50 ले लेते हैं, यहाँ पे 90 ले लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है? तो 50 के रेस्पेक्ट में 50 कहाँ आएगा बताओ, यहाँ पे कहीं पे आएगा, और 20 के रेस्पेक्ट में 90 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो इसको अगर हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करें, ऑलमोस्ट आ गया, दिस बिकम्स डीएम। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? तो देखो डीएम जो मार्केट डिमांड कर्व है वो थोड़ा खिसक गया। कहाँ खिसक गया? इस तरफ चला गया। क्यों चला गया? बिकॉज वी आर एडिंग क्यूडी को ऐड किया जा रहा है, इसीलिए मैंने वहां पे एक वर्ड यूज किया था, मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। जो ये जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स है, इसको अगर हॉरिजॉन्टली हम ऐड करें, व्हाई हॉरिजॉन्टली? बिकॉज हियर वी आर एडिंग व्हाट आर वी एडिंग? वी आर एडिंग, अरे ये कहां से आ गया, वी आर एडिंग QA QB टू गेट DM, है ना? 30 + 20 को हम ऐड कर रहे हैं। ये 30 20 क्या है? QA QB, क्वांटिटी डिमांड। कहां पे प्लॉट होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला वेरिएबल को ही तो ऐड कर रहे हैं, वर्टिकल वाला को थोड़ी ना हम लोग ऐड कर रहे हैं। प्राइस को कहां ऐड कर रहे हैं हम लोग? तो QA QB को ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो हॉरिजॉन्टल वाला वेरिएबल को ऐड करके हम लोग DM तक पहुंच रहे हैं। समझ आ रहा है? So DM is the market demand curve which is obtained from horizontal summation of individual demand curves. मैं फिर से बताता हूं, DM represents market demand curve which is obtained from horizontal summation of individual demand curves. इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को अगर हॉरिजॉन्टली हम ऐड करते चले जाए तो हमें अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर होने से नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, DM रिप्रेजेंट्स मार्केट डिमांड कर्व, which is obtained by horizontal summation of individual demand curves. कुछ समझ आया कि नहीं समझ आया? एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ? हाँ, लिख लो पूरा। What is horizontal summation? It's important. क्लियर? ये वाला टॉपिक, और कुछ बोलना है इसमें? आई गेस ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, फिर वो रबर हो जाएगा ज्यादा बोलने से। फिर ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे कुछ और डेटा लिया है मैंने, कुछ और अपना तरीके से डेटा लेके एक्सप्लेन किया है। नथिंग इज सेम, नथिंग इज डिफरेंट। ये दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है ये डायग्राम, दिस डायग्राम, एबल टू सी दिस डायग्राम? कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है क्या ये डायग्राम देख के? बिल्कुल। कंज्यूमर ए, ये पहला वाला जो कर्व है, यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, जो भी है पहला वाला कर्व, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये है तुम्हारा क्या? ये क्या चीज का है? दिस इज इंडिविजुअल ए, पहला इंडिविजुअल का डिमांड कर्व है, ये दूसरे का डिमांड कर्व है। दोनों का हॉरिजॉन्टल समेशन किया करके मार्केट डिमांड कर्व मिल गया। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? दिस इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ये जानना है, ठीक है? दिस वन दिखाई दे रहा है? व्हाट इज दिस? ये होता क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर डिमांड कर्व का इक्वेशन है।
Q इज इक्वल टू ए माइनस बीपी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, वहीं से ये आता है Q इक्वल टू ए माइनस, है ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, m इज द स्लोप, हाँ, तो वहीं से ये भी वहीं से आता है Q इक्वल टू ए माइनस बीपी, ठीक है। व्हाट इज ए इज द वर्टिकल इंटरसेप्ट एंड b इज द स्लोप, b यहाँ पे स्लोप है, दिखाई तुमको दे रहा है शायद, माइनस b है ना। इसको अगर तुम कंपेयर करोगे तो कैसा आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको कंपेयर करो, Q इक्वल्स टू माइनस बी पी प्लस ए, तो ये m क्या हो गया, यहाँ पे m इज माइनस बी नो, m इज माइनस बी नो, है ना, तो स्लोप इज माइनस बी एंड व्हाट इज ए इज द वर्टिकल इंटरसेप्ट, यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ गया, ये रहा, यस, ए इज द वर्टिकल इंटरसेप्ट एंड बी इज द स्लोप, क्लियर। यहाँ पे जैसे एक सम भी दिया हुआ है, सपोज एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है Q इक्वल टू 100 माइनस 2p, ठीक है, तो बेसिकली प्राइस निकालना है, तो प्राइस कहाँ से निकलेगा, इसी इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करोगे तो प्राइस निकल जाएगा, कैसे, Q इज इक्वल टू ए माइनस बीपी, बीपी को उस तरफ ले जाओ, ए को उस तरफ ले जाओ, Q माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, Q माइनस ए इक्वल टू माइनस बीपी, फिर माइनस बी से डिवाइड कर दो, होगा ना कि नहीं होगा, ये हो जाएगा, यहाँ से फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड पी, हाँ सिंप्लीफाई करके निकाल लेगा, और क्या है, तो पी का वैल्यू ऐसा कुछ आएगा, पी इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस क्यू अपॉन बी, तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू डालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 100 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी माइनस बी इज माइनस 2 नो, तो बी इक्वल टू 2 नो, है ना, बी का वैल्यू तो 2 हुआ, इसको कंपेयर करो ना, 100 माइनस 2p को इसको कंपेयर करो, यहाँ पे 100 आ गया माइनस 2p, तो ये a हो गया 100, b हो गया 2 ना, b इज 2 नो, तो यहाँ से तुमको एक वो मिलेगा ना, प्राइस, प्राइस कितना आएगा, प्राइस इज इक्वल टू 50 माइनस Q/2, ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हुआ अंकित, नहीं हुआ, ठीक से बताओ, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक, इज इट क्लियर प्रिया, समझ आया, ये वाला पोर्शन नेक्स्ट क्लास पकड़ेंगे, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वी विल बी टेकिंग अप दिस पोर्शन इन नेक्स्ट क्लास, हाँ 1.3.4 से विल बी कवरिंग अप कंप्लीटिंग द एंटायर स्टफ नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, खत्म होकर हम लोग शायद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ भी आगे बढ़ जाएंगे, इलास्टिसिटी, हो जाएगा, हो जाएगा, इलास्टिसिटी थोड़ा बड़ा है, हो जाएगा।